हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में हम 2018 से लेकर 2024 तक रेलवे में पूछे गए विज्ञान के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 करा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले ALP CBT 1 एग्ज़ाम 10/8/2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तीसरा शिफ्ट में हुआ था ये वाला। ठीक है, इसे पूछा गया था पहला सवाल, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। तो ध्यान रखना है, विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम होता है। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना है N2O और साथ ही साथ जल, ये दोनों उत्पन्न करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये अवतल दर्पण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, शिफ्ट 1 में भी शायद पूछा गया था। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर जो पीछे देखने के लिए होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंधों को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया था शिफ्ट 1 में गति के प्रथम नियम का। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया गति के दूसरे समीकरण, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थान और समय। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। तो ये है बोरोन। ठीक है, बोरोन एक उपधातु है। ठीक है, ना धातु है ना अधातु है, बोरोन क्या है, उपधातु है। ठीक है, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जिक जैक लाइन से जो दिखाया गया है ना, उसे ही उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, बोरोन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से। अगला सवाल है, कूलाम का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। खाली स्थान है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखना है, ये लीवर। अकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि ये नहीं है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, अंतःस्रावी और एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। तो अकृत आपका यहाँ पे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, तो ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि, थॉराइड ग्रंथि, पैराथॉराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये सभी देखेंगे, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जिसे विभेदन कहा जाता है, याद रखना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ALP CBT 1 एग्ज़ाम जो कि 13 अगस्त 2018 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे। सवाल था, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। बताना है किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो याद रखना है कोलेनकाइमा इसका सही आंसर है, कोलेनकाइमा इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। उत्प्लावक बल के बारे में, तो ये आर्किमिडीज थे। ठीक है, आर्किमिडीज देखेंगे भौतिकवादी थे, भौतिकविद थे जिन्होंने उत्प्लावक बल का व्याख्या किए थे, याद रखनी है। ठीक है, कौन सी एक सतहीय घटना है। बताना है कौन सी एक सतही घटना है। तो ये वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। ठीक है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो जितने भी पूछे जा रहे हैं ना, क्लास 8 9 का 9 10 का, 8 तो बहुत कम है, 9 10 से साइंस का बुक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप 9 10 का सवाल पूरा कवर करते हैं, क्वेश्चन बुक को पूरा कवर कर लेते हैं साइंस का,
तो गारंटी है कि क्वेश्चन आपका वहाँ से एक भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, सारे सवाल हम देख रहे हैं कि क्लास 9 और 10 से के किताब से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एंटासिड। ध्यान रखना है, आप आज का इलाज करने के लिए किस प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाता है, ये एंटासिड है। ठीक है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, इसका सही आंसर है गति। ठीक है, ध्यान रखना है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये होगा गति। आगे पूछा गया था सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। ठीक है, पूछा गया आपसे सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है NaCO3। ठीक है, और इसे कहा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अर्थात HCl के साथ जब अभिक्रिया हम करेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और ये क्लोरीन मिल करके NaCl बनाएगा अर्थात यहाँ पे नमक निर्माण होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इसमें H2O भी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, H2O। ठीक है, इसके पहले हम लिख लेते हैं CO2 बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे CO3 में से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचा कितना ऑक्सीजन आपके पास, सिर्फ एक बचेगा। और यहाँ से देखिएगा एक बचा हुआ है हाइड्रोजन यहाँ पे, तो H यहाँ बनेगा, तो H को कुछ होता नहीं है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे H2O ले करके यहाँ पे और हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिल करके ऑक्सीजन के साथ ये जल भी निर्माण होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में देखें क्या उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपका गैस यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल भी बन रहा है और साथ ही साथ नमक भी बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा जा सकता है प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ये NaCl बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और साथ साथ में जल का निर्माण भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो पहले बताए थे पहला सेट में ही कि अमीबा में द्विखंडन होता है जबकि हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है ना बाइनरी द्विखंडन इसको बोलते हैं। बाइनरी मतलब क्या, द्विखंडन होता है इसको, इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, जल वाष्प देखेंगे वाष्पीकरण होकर के ये निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज होता है जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में बनता है, ये ध्यान रखना है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो ये 0 होता है। ठीक है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होता है, ध्यान रखना है, इसलिए तो इतना मजबूत होता है ये। ठीक है, चलिए आगे है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, कहने का मतलब ये है एक वक्रीय दर्पण कुछ ऐसा है। ठीक है, और कह रहा है जिसमें परावर्तक सतह जो है अंदर से वक्रित है। ठीक है, अंदर से वक्रित है अर्थात हम कह सकते हैं इधर से ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। आइए अगर हम कहते इधर अगर हम क्या कर दें, इधर पॉलिश कर दें तो ये हो जाएगा फिर उठा हुआ भाग है, जिसे कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं ALP CBT 1 एग्जाम जो कि 13 अगस्त 2018 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। इसमें पूछा गया था पहला सवाल, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। युग्मक संलयन किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो ध्यान रखना है अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन को ही क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल का क्या होगा अंडाणु और मेल का क्या होगा शुक्राणु, जब दोनों मिलते हैं। ठीक है, एक तो जब इसमें क्या होता है संलयन होता है दोनों अंडे का, तो इसे क्या कहेंगे युग्मक संलयन। ठीक है, चलिए आगे है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। तो ध्यान रखना है जब शुष्क लिटमस पेपर होगा तो शुष्क HCl गैस की क्या भी क्रिया होंगी, तो यहाँ पे नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, शुष्क होगा तो नहीं बदलेगा, जब तक इसे लिक्विड नहीं बनाया जाएगा तब तक ये अपना रंग नहीं बदलता है, ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे इसका यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा, अनिल। ठीक है, अनिल।
अम्ल जो होगा ना वो नीला को लाल कर देगा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और एक याद रखिएगा छलनी, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्षार जो होगा वो लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा, ठीक है। क्षार जो होगा वो लाल लिटमस पेपर को क्या बना देगा, नीला कर देगा, ठीक है। ये दोनों ट्रिक याद रख सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो ये टाइटेनियम नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिया रहा होगा, ठीक है। तो उसमें से देखेंगे कि टाइटेनियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार। जो मॉडर्न आज हम जो देख रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर उसे अरेंज किया गया है। अर्थात पहले एक, जिसकी परमाणु संख्या 1 होगा पहले रखेंगे, फिर 2 वाले को रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे क्रम से, ठीक है। तो टोटल देखेंगे 118 है ना। तो ये ध्यान रखना है, परमाणु संख्या के आधार पर क्रम से लगाया गया है, ना कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना है 7 ही होगा। क्यों होगा, देखिएगा ध्यान से, ये नाइट्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या होता है 7 और इसका परमाणु जो भार होता है वो होता है 14, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के भार के बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जितने ही, ध्यान रखिए, जितने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा उतने ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें 7 है, तो जितने परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, और ये भी लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो देखेंगे इसका जो उपस्थित, जो इसमें देखेंगे कि न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन में दे रखा है इसे कितना, न्यूट्रॉन दे रखा है 7, ठीक है। और प्रोटॉन, अब देखिए यहाँ पर 14 यहाँ पर रख लीजिए, तो प्रोटॉन कितना चाहिए हमें, अब बराबर बैलेंस करने के लिए 7 ही चाहिए, तो इसका 7 ही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो शुरू ही बता दिए थे, एमीटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पौधों में खाली स्थान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ये ऑक्सीन होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीन। पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है ALP-CBT 1 एग्ज़ाम, जो कि 13 अगस्त 2018 को हुआ था, ठीक है। 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, याद रखनी है, काइटिन की बनी होती हैं, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती हैं, ये काइटिन की बनी होती हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, जानवरों में, ठीक है, जानवरों में देखने को नहीं मिलता है। जानवरों में सिर्फ कोशिका झिल्ली देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गुणसूत्र में क्रोमोमैटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है। तो इसे कहते हैं सेंट्रोमीटर, ठीक है। याद रखना है, सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। तो ये ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। अगला पूछा गया था, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती हैं। तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं ध्वनि, ठीक है। प्रकाश देखेंगे कि निर्वात से गुजर सकती हैं, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं। ध्वनि को गुजरने के लिए, किसी माध्यम में पास करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये निर्वात में कभी ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो दो जो अंतरिक्ष यात्री होंगे आपस में बातें जो कर पाते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है।
ये भी ध्यान रखिएगा, ध्वनि की जो गति होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल बात करें, शुष्क वायु में अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो ध्वनि का जो वेग होता है वो 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन 12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? ठीक है, तो ध्यान रखना है, कार्बन 12 के एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु होंगे। ठीक है, अगर हम कार्बन के एक मोल लेते हैं तो इसमें कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु होंगे। इतने परमाणु के मिलने से एक मोल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछा गया था, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होता है? ये हॉर्स पावर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? जिसे अंडप कहा जाता है या फिर कार्पेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अंडप या फिर कार्पेल। ठीक है, मादा मतलब फीमेल। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास गुना एक्सेलरेशन को अगर दोनों को गुणनफल कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाता है बल, फोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, M गुना A होगा, मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण भी आप लिख सकते हैं। अगला पूछा गया था, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कोक का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कोक में 98% कार्बन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये क्लास 8 का था। वैसे ALP CBT 1 एग्जाम 14 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये इथाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो असंतृप्त होता है और एक होता है संतृप्त। ठीक है, क्या होता है? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित सभी बंध एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। ध्यान दीजिएगा, इसे एल्केन कहते हैं। ठीक है, सिंगल एल्केन ही कहते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। एक है आपका एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एल्केन आपका क्या है? ये आपका संतृप्त है और ये दोनों आपका क्या है? असंतृप्त है। याद रहेगा, एल्केन आपका क्या है? संतृप्त, जबकि एल्कीन और एल्काइन ये दोनों क्या है? आपका असंतृप्त है। ठीक है, अब कैसे पकड़ेंगे? तो इसके अंतिम का वर्ड पकड़ना पड़ेगा, अंतिम का जो इसमें प्रत्यय लगा होता है ना, उससे पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एथाइन क्या आ रहा है अंत में? आइन। तो देखिए आइन किस में आ रहा है? एल्केन में तो नहीं आ रहा है। एल्कीन इसमें नहीं आ रहा है। एल्काइन देखिए आ रहा है ना, एथाइन एल्काइन, है ना, तो इससे मिलता जुलता है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये असंतृप्त है। ठीक है, जैसे हम बोले मीथेन, तो बताइए जरा ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? असंतृप्त है या फिर संतृप्त है? तो देखेंगे मीथेन तो एन आ रहा है, तो किस में आएगा? एल्केन एल्कीन एल्काइन, किस में आ रहा है? तो लग रहा होगा आपको एल्केन मीथेन जैसा एक जैसा बोलने में लग रहा है ना, तो ये संतृप्त हो जाएगा। तो मीथेन आपका क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे हम पूछ ले आपसे एथीन का, एथीन, ठीक है, तो एथीन इन, तो देखिए किस में आ रहा है? एल्कीन, तो ये भी क्या है? ये असंतृप्त है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे हम प्रोपाइन है ना, तो आइन है ना, प्रोप आइन है ना, क्या जोड़ रहे हैं? प्रोप जोड़ आइन, तो किस में आएगा? एल्काइन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असंतृप्त हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर फार्मूला देखना चाहें तो एल्केन का फार्मूला जो होता है, ठीक है, एल्केन का
ध्यान से सुनिएगा, एल्केन का सूत्र जो होता है, इसको निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CN, ठीक है, क्या होता है CnH2n+2, ठीक है, ये होता है एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का ध्यान रखना है, एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। एल्काइन का होता है CnH2n+2, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे सूत्र को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आसान से सवाल होते हैं, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखनी होती है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद रख लीजिए। और एल्केन याद रखना ये संतृप्त होता है, जबकि एल्कीन, एल्काइन जो होता है ये असंतृप्त होता है, ठीक है। और उसी से आपको पकड़नी है कि अंत में क्या लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान यही रखना है इसका कि फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ठीक है। सूत्र पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, या फिर एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, ठीक है। एल्काइन का हमने गलती बताया क्या, हाँ यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, -2 होगा, ठीक है, CnH2n-2, ठीक है, -2 होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू से प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, निश्चित ही आपका सफलता मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये प्लाज्मा करता है, ठीक है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, जो कि रक्त में होता है। आगे देखिएगा ध्यान से, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा हो पाता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आप ये भी देखेंगे, सूर्य देखेंगे सुबह सुबह या शाम में देखेंगे कि उगने से पहले 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है, डूबने के बाद भी 2 मिनट पहले तक, डूबने के 2 मिनट बाद भी हमको दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप सर पर कुछ लेकर के रखे हुए हैं, या पहाड़ों पर कुछ लेकर रखा हुआ है ना, कि या फिर किसी टावर पर कुछ रख दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में देखेंगे उस पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु क्या है, तो पूछा है आपसे धातु, ठीक है। अगर फिर पूछता कि पहला तत्व क्या है, तब तो हाइड्रोजन होता, लेकिन पूछा है पहला धातु कौन सा है, तो ये लिथियम होगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इससे कंटिन्यू आगे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये गैस है। हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम, हीलियम भी देखेंगे गैस है, ठीक है, और ये नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आएगा लिथियम, फिर बेरिलियम, ठीक है। तो देखेंगे ये पहला धातु आया आपका यहाँ पे, तो ध्यान रखना है, लिथियम ये पहला धातु तत्व है पीरियोडिक टेबल में, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में देखने को मिलता है आपको। चलिए आगे देखते हैं, लेड नाइट्रेट का जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग के गैस का नाम बताइए, तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से जब गर्म करते हैं अपना, तो उससे जो लाल भूरे रंग की जो गैस निकलती है वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, जिससे गर्भनाल कहते हैं, ठीक है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, गर्भनाल, ठीक है। आगे है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, यह है उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, उच्च तापमान। आगे पूछा गया था, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी, जबकि स्पीडोमीटर क्या मापता है, गति, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ओडोमीटर दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर गति को मापता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूछा गया था प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो ये मूत्राशय के नीचे होता है, ध्यान रखना है। मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र स्टोर होता है ना, उसी के ये नीचे स्थित होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर
लौ उत्पन्न होगी, ठीक है, नीली उत्पन्न होगी, नीली लौ उत्पन्न होगी जब ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा मिलेगा। जब किसी चीज़ को जला रहे होंगे और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलेगा तो उसका जो उत्पन्न होगा उसका कलर जो होगा वो नीला कलर का होगा। ठीक है, सिंपल सा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिए, जो मोमबत्ती से जलाते हैं फिर किसी भी ज्वाला को जलाते हैं तो ज्वाला जो निकलती है उसमें ध्यान रखना है, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और उसके मिडिल क्षेत्र। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र जो होता है वो नीला क्षेत्र होता है, ये सबसे गर्म होता है। ठीक है, नीला क्षेत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मध्य क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, पीला कलर का होता है और ये मध्यम होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा हीट नहीं होता है। नीला जो बाह्य क्षेत्रों से कम यहाँ पे गर्मी देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है। और सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है काला कलर का। ठीक है, और ये मतलब कि जो कार्बन नहीं जलता है उसका ये चीज़ यहाँ दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम लौकी कह सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र है, नीला, पीला और काला। नीला क्षेत्र सबसे बाह्य वाला होता है, पीला उसके बाद का, सबसे बीच का क्षेत्र होता है काला क्षेत्र। ठीक है, जो कि कम उष्मा वहाँ पे देखने को मिलेगा। सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो सोनार होते हैं, है ना, तो लौ की जो होता है, ज्वाला होता है, उसका कहाँ प्रयोग करते हैं, किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होता है, बाहर में। आप देखिएगा बाहर का जो कलर होता है वो नीला ही होता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।